आइए हम थोड़े से ना टेबल के बारे में बात करते हैं। टेंस है क्या, समझिएगा। क्लास तो टेंस की बहुत सारी देखे होंगे, आज टेंस की मेन चीजें देखेंगे। टेंस है क्या, कह रहा है ना कि टाइम। टेंस क्या है, एक टाइम है, और टाइम में क्या चीज, एक्शन। टाइम में क्या चीज, एक्शन। किसके द्वारा होगा, एक्शन होगा क्रिया के द्वारा। इसका मतलब क्रिया के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, क्या क्रिया में होने वाले बदलाव किसको दर्शाते हैं, टेंस को। किसको दर्शाते हैं, अर्थात अगर हमें टेंस को प्रिजर्व करना है, देखना है, समझना है ना, तो हमें एक्चुअल में वर्ब को समझना, किसको समझना पड़ेगा, वर्ब को। किसको समझना पड़ेगा, बात समझ में आई। अगर हमें टेंस को समझना है तो हमें किसको समझना पड़ेगा, प्रेजेंट के लिए क्या वर्ब इस्तेमाल होते हैं, पास्ट के लिए क्या वर्ब इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर के लिए क्या वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअल में वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे वर्ब यूज किए जाते हैं। अगर हमें टेंस पढ़ना है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम वर्ब देखें और वर्ब के फॉर्म देखें और किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बात समझ में आई क्या। तो एक्चुअल में अगर हम वर्ब की बात करें मेरे बच्चों ना, बात समझिएगा, किसकी बात करें, वर्ब। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखें ना, तो हमारे पास तीन प्राइमरी वर्ब होते हैं। एक तो होता है बी, एक तो होता है हैव, और एक तो होता है हमारे पास डू। यह तीनों हमारे पास प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, आप वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में मत जाइएगा। यह हमारे पास पूरे टेंसेस के प्राइमरी वर्ब है। कैसे वर्ब है भाऊ, प्राइमरी। इन्हीं से आगे चल के बनेंगे। अगर हम प्राइमरी वर्ब को एक साइड करें और इस प्राइमरी वर्ब को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखें, क्या लिखें, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में अंतर होता है, ये बात समझ के रखिएगा। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, अंतर। हम उस वर्ब की अभी बात नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चों जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाए, उस वर्ब की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों जो वर्ब हमें जानकारी देता है कि टेंस है क्या। बात समझ में आई जेक्स बेटा। हम उस वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं जो वर्ब हमें बताता है कि वाकई में कार्य का हो रहा है कि नहीं, या कार्य का होना पा जा रहा है कि नहीं, जैसे करना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, उस वर्ब की बात नहीं कर रहे। अभी हम उस वर्ब की बात कर रहे हैं बाबू जो वर्ब आपको यह बताए कि हम कौन सा टेंस यूज करें और किस टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे, या किस टेंस की पहचान बताएगा। बात समझ में आई क्या। या फिर अगर हमें सीधी सी भाषा में बात करें कि अगर हमें टेंस को ध्यान से देखना है ना, और एक ही भाषा में टेंस के इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट को हमें यह समझ जाना है कि एक्चुअल में टेंस है, कौन सा टेंस है, तब हमें एक्चुअल में यही देखना पड़ेगा कि यह है क्या। बात समझ में आई क्या। तो टेंस को समझने के लिए, टेंस की पहचान करने के लिए हम हिंदी में यही कहते थे कि वाक्य की क्रिया के अंदर में चुका है, चुकी है, चुके आएगा, रहा है, रही है, रहे आएगा, ता है, ती है, ते आएगा, इस सब की बात कर रहे थे। ये तो हिंदी है ना। लेकिन आपको जब अंग्रेजी के पैराग्राफ दिए रहेंगे और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको हिंदी के ट्रांसलेट करने होंगे, ऑप्शन चूज करने होंगे, तो आपको इंग्लिश में ही पहचानना होगा कि टेंस है क्या। बात समझ में आई क्या। तो टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास एक्चुअल में वर्ब और वर्ब के होने वाले बदलाव के बारे में समझना होगा। देखिए, यह हमारे पास तीनों कैसी वर्ब है बाबू, प्राइमरी वर्ब। कैसी वर्ब, प्राइमरी। हमारे पास अगर टेंस को ध्यान से देखें, इधर देखते हैं, तो टेंस हमारे पास कितने हैं, प्रेजेंट, इधर देखें तो पास्ट, और एक एक और हमारे पास टेंस होता है कौन सा, फ्यूचर। एक्चुअल में फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर एक इमेजिनरी टेंस है। अब कहेंगे सर जी अभी तो आप पढ़ा रहे थे इससे पहले कि फ्यूचर टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और, टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि वर्ब भी दो ही चीजों के लिए बनाई गई है, प्रेजेंट और पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई वर्ब, बात समझ में आई क्या, फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं है। तो हम कहेंगे टेंस कितने प्रकार के, प्रेजेंट और फ्यूचर एक इमेजिनरी है। अच्छा बताइए, भविष्य में किसी कार्य का होना पाया जाए ये जरूरी है क्या, हम तो कल्पना करेंगे ना कि रोहन बाजार जाएगा, जाए चाहे ना जाए, है कि नहीं। हम तो कल्पना फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना कि दादाजी चाय पिएंगे, पिए चाहे ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अरे मारे चाहे ना, धरा गए तो हमें मार देंगे। तो कुछ चीजें ऐसी है बाबू ना जिसके लिए हम फ्यूचर के लिए इमेज कर सकते हैं, इमेजिनरी मतलब अपने अंदर एक सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं ना। तो ये इसको एक्चुअल में हम इसको टेंस के अंतर्गत नहीं रखते, फिर भी हम, अगर आपको शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारे पास तीन तरह के टेंस है, तो हम प्रेजेंट, पास्ट और किसको देखेंगे, फ्यूचर को। अब हमारे पास इसके अलावा इनके सब टेंसेस के रूप में तीन तरह के टेंस होते हैं, इनडेफिनिट, इंडेफिनिट
हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, और एक चीज हमारे पास परफेक्ट, और दूसरा हमारे पास परफेक्ट कांटी। तीन हो गए। एक्चुअल में हमारे पास यह टेंस के प्रकार है, यह हमारे पास टेंस है और यह टेंस के क्या है। अगर हम इनको इनके साथ जोड़ें तो यह कहलाएगा प्रेजेंट इन, यह कहलाएगा अगर पास्ट से जोड़े तो पास्ट इन, अगर फ्यूचर से जोड़े तो फ्यूचर इन। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कांटी, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कांटी, उससे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कांटी। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई यहां तक सभी को? अब अगर बेस फॉर्म के आधार पर मेरे बच्चों टेंस को देखें तो हमारे पास एक वर्ब का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है V2 मतलब सेकेंड फॉर्म। बात समझ में आई क्या? और तीसरा फॉर्म होता है मेरे बच्चों V3। कौन सा होता है बाबू? V3। ठीक ना? अब समझिएगा आप लोग ना, हमारे पास कह रहा है कि V1 हमेशा प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? V2 हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? पास्ट। V3 हमारे पास किसके इस्तेमाल होता है? परफेक्ट के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों? फ्यूचर की जगह है क्या इसमें? फ्यूचर की कोई जगह? फ्यूचर के लिए यहां पे हमारे पास इस टेबल में कोई जगह नहीं। अगर हम किसी भी बेस फॉर्म मतलब हमारे इस वर्ब के अगर बेस फॉर्म को देखें, फर्स्ट फॉर्म को, तो हमारे पास वह किसके लिए इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट के लिए। सेकेंड फॉर्म किसके लिए इस्तेमाल होगा? और थर्ड फॉर्म हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? परफेक्ट के लिए। फ्यूचर की यहां पे कोई जगह क्या? अब एक हमें आप बात बताइए, ध्यान से समझिएगा ना आप लोग, एकदम ना मन लगा के पढ़िएगा ना, समझ में आ जाएगा। हमारे पास बी, हमारे पास प्राइमरी वर्ब है। इस बी का मेरे बच्चों फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अगर बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, आप बी को अगर आप एक्शन वाले वर्ब के रूप में देखें तो बी का बी बीइंग और बीन हो जाता है। बी और बीन, आप वहां पे नहीं जाएंगे। इस बेस फॉर्म वर्ब का हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम। अच्छा, इज एम का अगर सिंपल प्रेजेंट आपको बनाना हो तो आप सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इज एम। वह एक अच्छा राजा, तुम एक अच्छे किसान, मोहन एक अच्छा लड़का। आप इज एम आर का प्रयोग देखे हो कि नहीं? मैं एक अच्छा अध्यापक हूं, आई एम ए गुड। बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास बी जो वर्ब था उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इज एम। सेकेंड फॉर्म क्या होता है बताइए? वाज। और सेकेंड फॉर्म क्या होता है मेरे बच्चों? सिंपल पास्ट के लिए आप किसका इस्तेमाल देखेंगे? वाज। और वो एक अच्छा राजा था, ही वाज ए गुड, ही वाज ए, देखेंगे नहीं देखें? ही वाज ए गुड, मेरी माँ एक अच्छी गृहिणी थी, माई मदर वाज ए गुड हाउस वाइफ, माई मदर वाज ए गुड हाउस वाइफ। बात समझ में आई क्या? आइए, थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म मेरे बच्चों क्या होता है? बिन। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिन। इसीलिए तो हमने कल रोक दिया ना, नहीं बताया। बात समझ में आई क्या? बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिन। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राज बेटा, पढ़ाई नहीं करनी है? पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? क्या बातें कर रहे हैं? अभी तक जितनी बातें पूछा हूं ना उसमें से अगर एक भैया से पूछूंगा नहीं समझ में आएगा। आप बातें कर रहे हैं तब से देरी से, और उसके चक्कर में मत पड़िए, हम बोले कि उसके चक्कर में मत पड़िए, वो गुमराह कर देगा और तुम फंस जाएगा। ऐसा 240 वोल्टेज का ऐसा करंट है बाबू ना कि सटोगे तो चल जाओगे, मत सटो उससे। हम कह रहे हैं कि एक बार उसको सब आता है, तुम उसके चक्कर में मत पड़, उसी के चक्कर में पड़ेगा तुम और फंसेगा। चलो, बी का फर्स्ट फॉर्म हमारे पास इज एम, सेकेंड फॉर्म वाज, और
थर्ड फॉर्म बीन। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के ना, परेशान मत होइएगा ना। दूसरी चीज है हमारे पास अगर प्राइमरी वर्ब में बात करें तो ये जितने भी वर्ब है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है बाबू? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में अंतर देखने को मिला क्या? हमारे पास जो बेस फॉर्म बी था उसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम। सेकेंड फॉर्म क्या है? वाज। और थर्ड फॉर्म क्या है? बात समझ में आई क्या? अगर उसी तरह से हैव का बेस फॉर्म देखें तो हमारे पास हैव का बेस फॉर्म हैज और हैव होता है। क्या होता है? हैव का फर्स्ट फॉर्म हैज, और अगर सिर्फ हैव लिखा है तो वो क्या कहलाएगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ, लेकिन दोनों लिखा है तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है किसका? वर्ब का। इस बेस फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हैज, और चूंकि यह हमारे पास सिंगुलर होता है और हमारे पास क्या होता है? यह हमारे पास सिंगुलर होता है और हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का इस्तेमाल और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका इस्तेमाल? प्लूरल का। बात समझ में आई क्या? इसका सेकेंड फॉर्म होता है हैड। आपने प्रेजेंट टेंस में आपने हैज और हैव का इस्तेमाल देखा होगा। चूंकि हैज और हैव का सीधा सीधा मतलब अगर वर्ब के रूप में देखा जाए तो रखता है, रखती है या फिर पास है। बात समझ में आई क्या? यू हैव अ पेन, आई हैव ए माइक को माइक ना, ही हैज अ बुक। तो हम सिंपल प्रेजेंट के लिए मेरे बच्चों किसका इस्तेमाल करते हैं? रखता है, रखती है, पास के लिए हैज और, लेकिन वहीं पे मेरे बच्चों सेकंड फॉर्म क्या हो गया इसका? हैड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? एक खास बात समझिए यहां पे आके, एक खास बात समझिए। सब्जेक्ट प्लस कभी भी V3 लिखा नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस क्या नहीं लिखा होगा? मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी आएगा। अगर हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया? सी हैड, सी हैड। तो एक बात बताइए, हमारे पास हैड का सेकेंड फॉर्म भी मेरे बच्चों क्या है बता दीजिए? V2 भी है और क्या है? V3। हमने कहा कि कभी भी सब्जेक्ट के साथ V3 नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बच्चों तुरंत किसी सब्जेक्ट का तुरंत परफेक्ट बनाना संभव। तो हमारे पास अगर हैड का प्रयोग V2 के रूप में हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन V3 के रूप में हुआ है तो क्या है? गलत। जैसे मैं कभी भी नहीं लिख सकता हूं सी टेकन। बात समझ में आई? टेकन को हम कुछ और लिख देते हैं ना, जिसे मुझे समझ में आ जाए आप लोगों को। क्या लिख देते हैं? कुछ ऐसे वर्ब जिसके फर्स्ट सेकंड डन, डिड लिख देते हैं ना। कभी भी हम इसको डिड लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी डन लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास डन कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। बात समझ में आई क्या? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 नहीं आएगा। कहीं भी आपको देखेंगे ना तो कहेंगे सर जी ये गलत है, ऐसा ही नहीं है, V3 नहीं लिखा जा सकता। अब एक बात बताइए, रीड का तीनों फॉर्म तो रीड रेड रीड होता है, तो अगर हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत रीड लिखते हैं तो काम तो चल जाएगा, क्योंकि हम रीड को नहीं रेड पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे? रेड। अब यहां पे इसको बात समझ में आएगी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत V3 नहीं आ सकता। V3 का मतलब होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आइए आगे समझते हैं। हमारे पास एक और वर्ब है, डू। कौन सा? डू। अब एक हमको बात बताइए, अगर ये हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका एक फॉर्म होना चाहिए फर्स्ट, दूसरा होना चाहिए सेकंड। अब देखिए डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू और डज। डू और डू और इसमें भी खास बात क्या है? यह हमारे पास डू प्लूरल है और ये हमारे पास डज क्या है? अब यहां पे एक और मजेदार बात आएगी आप लोगों के सामने। क्या आएगी मजेदार बात? अगर किसी वर्ब में, किसी में बाबू, हम क्या जोड़ दें, यस या, तो वो मेरे बच्चों मिलके बनाता है सिंगुलर। क्या बनाता है? सिंगुलर मतलब क्रिया का एक वचन। क्रिया का कौन सा वचन? लेकिन इसी का उल्टा होता है अगर किसी नाउन में, किसमें? नाउन में क्या जोड़ दें, यस या, तो यह मिलकर बनाता है मेरे बच्चों क्या चीज? प्लूरल। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो आप देखेंगे तो नाउन के अपोजिट जा रहा है कौन? वर्ब। वर्ब में अगर यस या यस जोड़ते हैं तो क्या बनाता है? सिंगुलर। और वहीं अगर नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो क्या बनाता है? बात समझ में आ गई क्या? तो हमारे पास देखिए डू हमारे पास बेस वर्ब था,
और हमारे पास डू में यस या यस जोड़ दे तो ये सिंगुलर बन गया, और यह दोनों मिला के क्रिया का कौन सा फॉर्म बनाता है? फर्स्ट फॉर्म। अभी थोड़ी दिन पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसके निगेटिव में आपने देखा था डू और एक वचनकर्ता के साथ आप क्या लिख रहे थे? डज। और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लिख रहे थे? और वही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है तो आपको मेरे बच्चों फिर भी मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करना था एक वचनकर्ता के साथ, और बहुवचनकर्ता के साथ कोई बदलाव नहीं करना था। याद है कि भूल गए? याद है। बात समझ में आई क्या? अब आगे देखिए, अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? कौन सा फॉर्म होगा? सेकेंड फॉर्म कौन सा होगा बता दीजिए तो? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होगा बताइए? डन। बात समझ में आई? आपने मेरे बच्चों पास्ट टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? डिड। और इस डन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। बात समझ में आई क्या? अब समझिए, यह चीजें तो आपको पूरी तरह से क्या आ गई? समझ में आ गई कि अगर हम बी बेस फॉर्म है तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इज एम। अगर हैव हमारे पास बेस फॉर्म है तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? हैज। और सेकेंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म उसी तरह से डू हमारे पास कौन सा फॉर्म है? उसका फर्स्ट फॉर्म क्या था? डू। और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप नोट करिए, इसके आगे हम, ये तो पहला टेबल हमारे पास वर्ब का था, दूसरा टेबल हम टेंस के लिए पढ़ेंगे। आइए, टेबल नंबर 2। ए बेटा, एक तो हमने पहला टेबल ही इसलिए पढ़ लिया क्योंकि हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म देख लिया? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि बेस फॉर्म अलग होता है और फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग होते हैं? बात समझ में आई क्या? अब हम टेबल 2 पढ़ेंगे जो हमें यह बताएगा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, कैसे बनता है। ठीक ना? और आपको मैं दावा करता हूं ना कि आप जो यहाँ सीखेंगे ना इस टेबल में, क्योंकि अब तक जो आप टेंस के टेबल सीख रहे थे ना वो टेंस के टेबल अलग थे, आज जो सीखेंगे वो टेंस का टेबल क्या होगा? अलग। आइए, एक इसमें और खास बात देखते हैं। जैक्स बेटा, बकवास कम। एक और खास बात, हमारे पास जो फ्यूचर टेंस है ना, कौन सा टेंस है? यह फ्यूचर टेंस के बाद मेरे बच्चों ना कोई फ्यूचर टेंस डायरेक्ट वर्ब का ना कोई बेस फॉर्म इस्तेमाल करेगा और ना ही वर्ब का कोई फॉर्म डायरेक्ट इस्तेमाल करेगा। कोई भी फ्यूचर टेंस आएगा ना तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लेगा जानते हैं? कोई ना कोई मॉड्यूल वर्ब। कौन सा वर्ब? मॉड्यूल। जैसे विल या कैन, कुड, मस्ट, माइट, वुड, शुड, कुछ भी लेगा। बात समझ में आई क्या? और खास बात इसमें क्या है, इन सभी के बाद मेरे बच्चों ना किसका? फ्यूचर का मेरे बच्चों हमेशा मॉड्यूल के बाद, किसके बाद? क्रिया का बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इसलिए आप प्रेजेंट को देंगे तो विल बी लगता है। क्या लगता है? कभी भी क्रिया का ना फर्स्ट फॉर्म लगेगा फ्यूचर में, न ही सेकेंड फॉर्म, और न ही हमेशा लगेगा वर्ब का बेस फॉर्म। या तो लगेगा मेरे बच्चों शुरू वाला बी, या तो लगेगा हैव। कभी भी हैज आपने नहीं देखा होगा। याद करिए, भूलिएगा मत, याद करिए एक चीज। क्या याद करिए? आप मेरे बच्चों लिखते हैं विल हैव। क्या लिखते हैं? विल। आप विल हैज का नहीं लिख देते जैक्स? आप हमेशा लिखते हैं विल हैव, हैज का नहीं लिख देते। मन गलत लड़का सवाल पूछते। पढ़ने का कोई टेस्ट नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसी लय में छोड़ी जाने दीजिए। हमने ना हमेशा एक ही चीज देखा है ना कि विल या सेल के बाद हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, हम हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है कि ये कहता है कि मॉड्यूल वर्ब के साथ क्रिया का बेस फॉर्म आएगा, ना कि फर्स्ट फॉर्म। और हैज हमारे किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। बेस फॉर्म में है क्या? अभी टेबल आपने देखा तो बेस फॉर्म में क्या है? हैव। आप कभी भी मेरे बच्चों ना डायरेक्ट विल के बाद बी का इस्तेमाल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट विल के बाद बीन का इस्तेमाल नहीं देखेंगे, बी का इस्तेमाल देखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए बेस, हमें चाहिए फॉर्म नहीं। तो ये बातें याद रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में किसी भी मॉड्यूल वर्ब के साथ क्रिया का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? बेस फॉर्म ऑफ। ये बातें याद आ गई? तो जहां भी आपको फ्यूचर टेंस दिखेगा वहां पे आप क्रिया का बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, नई क्रिया का फर्स्ट और नई क्रिया का सेकेंड। कौन सी क्रिया? जो हमारे पास प्राइमरी वर्ब है उसकी बात कर रहा हूं, जो एक्शन वर्ब है उसकी बात
बात समझ में आई क्या? आइए आगे चलते हैं। तो इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते, इसकी आगे बात होगी अभी यहां पे। एक चीज और देखिए, एक चीज और यहीं पे देखिए, समझिए। अगर हमें किसी टेंस का कंटीन्यूअस बनाना है, क्या बनाना है? तो हम कंटीन्यूअस में अगर हमारे पास जो मेन वर्ब होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें हम मेरे बच्चों मेन वर्ब में क्या जोड़ते हैं? आई एन। क्या बनाने के लिए? कंटीन्यूअस बनाने के लिए मेन वर्ब में क्या जोड़ते हैं? आई एन। यह एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? गो का गोइंग, कम का कमिंग, डू का क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? कोई भी कंटीन्यूअस बनाना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, कोई भी कंटीन्यूअस बनाना है, फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता है? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? चलिए अब आई समझते हैं। तो ये अभी समझ में आया कंटीन्यूअस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है बाबू हमें? वर्ब में आई एन। अब हम एक और टेबल देखते हैं, आइए। टेंस का टेबल हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, और एक हमारे पास मेरे बच्चों पास्ट है, और एक हमारे पास क्या है? फ्यूचर। अगर आप लोगों के आधार पर तीनों के बारे में बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सभी के लिए चार सब टेंस है, जैसे इंडिफिनिट हुआ, इनडेफिनिट, हमारे पास मेरे बच्चों कंटीन्यूअस हुआ, हमारे पास मेरे बच्चों इंडिफिनिट को हम पूरा लिखें क्या? थोड़ा सा हम लोग को जगह कम पड़ेगी तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ना इसको लिखने का पैटर्न। आइए समझते हैं ना। यह हमारे पास है इनडेफिनिट, यह हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस, यह हमारे पास है परफेक्ट, और आखिर हमारे पास है क्या चीज? परफेक्ट कांटी। बात समझ में आई क्या? सब टेंसेस कितने? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कांटी। बात यहां तक सबको समझ में आई क्या? कितने सब टेंसेस है? चार। टेंस कितने हैं? तीन। आइए बात समझते हैं। हम आपको चाह रहे हैं ना बाबू कि आपको टेबल के जरिए कुछ इतना बता दिया जाए ना कि आपको जब ग्रामर में आगे और कुछ पढ़ाया जाए ना, तो आपको पहले से ही पता हो ना कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तुरंत तुरंत। जब मैं ग्रामर का रूल्स लिखूं ना, तो आप पहले से ही आपको पता हो कि क्या क्या होगा वहां पे। ठीक है, आइए समझते हैं। याद करिए, हमारे पास इंडिफिनिट बनाने के लिए पहले तो हमारे पास प्रेजेंट बनाने के लिए क्या चाहिए था? हमारे पास मेरे बच्चों प्रेजेंट बनाने के लिए चाहिए था क्रिया का कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म? और एक बात याद रखिए, प्रेजेंट बनाने के लिए अगर क्रिया का हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए था, तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, इंडिफिनिट बनाने के लिए क्या चाहिए था? इंडिफिनिट बनाने के लिए क्या चाहिए? पीछे आई घूमिए थोड़ा सा, पीछे घूमिए, पीछे घूमिए थोड़ा सा। दो चीज था, एक तो था बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम, और एक का फर्स्ट फॉर्म था हमारे पास डू और, डू और। अब हमारे पास इज एम आर भी प्रेजेंट के फर्स्ट फॉर्म को दर्शा रहा था, डू और डज भी प्रेजेंट के किस फॉर्म को दर्शा रहा था? बात समझ में आई क्या? अब एक बात समझिएगा, हमें अगर इंडिफिनिट बनाना था, प्रेजेंट के लिए क्या बनाना था? इंडिफिनिट। तो हम दो तरह से देखते थे, यस या यस लगा के वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते थे? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास इज एम आर दो चीजें था, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए हमारे पास मेरे बच्चों फर्स्ट फॉर्म क्या था? डू या, डू या, डू या हमारे पास डू मेरे बच्चों प्लूरल है, और डज हमारे पास क्या है? तो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के। वहीं अगर कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस की एक खास बात है कि आई एन जी तो वही करेगा, क्या आएगा? आई एन जी। और एक्चुअल में जब हम प्रेजेंट बना रहे हैं तो मेरे बच्चों क्रिया के बेस फॉर्म में क्या बदलेंगे? बेस फॉर्म नहीं बल्कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इज एम, इज एम, इज एम। यहां तक कोई दिक्कत है क्या?
क्या लगेगा? इज एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? इज एम। और क्रिया में आईएन। नियम सबका सेम है, सबके साथ सब्जेक्ट जुड़ता है, सबके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ता है, ये तो सब लोग जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस फलान ढेकान सब लोग जानते हैं। यहाँ पे जानिए परफेक्ट। परफेक्ट के लिए एक बात समझिए, परफेक्ट के लिए मेरे बच्चों V3 तो हमेशा रहेगा। परफेक्ट के लिए क्या रहेगा? अभी तो हमने पीछे बताया कि परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्रिया कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना? थर्ड फॉर्म चाहिए मेन वर्ब का, और थर्ड फॉर्म में चाहिए बेस का। थर्ड फॉर्म में चाहिए किस चीज का? चूंकि हमारे पास किसका प्रेजेंट का क्या बनाना है, तो प्रेजेंट के लिए हमारे पास बेस फॉर्म क्या था? हैज और यही तो हमारे पास बेस फॉर्म था। जब हमने पहले से ही थर्ड फॉर्म लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे? बेस फॉर्म। पहले से ही क्रिया में आईएनजी लिख दिया तो पहले से ही क्या लिखेंगे? बेस फॉर्म। एक बात और समझिए, कंटिन्यूअस के लिए क्रिया में क्या चाहिए? आईएन। आईएन। और एक बात बताइए, क्रिया के बेस फॉर्म का परफेक्ट एक और फॉर्म लिखे थे, बी का परफेक्ट क्या लिखे थे? बी का परफेक्ट क्या लिखे थे? तो इसका मतलब मेरे बच्चों इसके साथ हमारे पास प्रेजेंट के लिए चाहिए हैज और अच्छा प्रेजेंट के लिए चाहिए, इस प्रेजेंट के लिए चाहिए हैज और है, लेकिन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं बल्कि क्रिया में परफेक्ट के लिए, किसके लिए? परफेक्ट के लिए चाहिए क्या चीज? और कंटिन्यूअस के लिए क्रिया में आईएनजी तो आई है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए चाहिए हैज, हैव और बीन, और क्रिया में आईएन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? हमारे पास प्रेजेंट का बेस फॉर्म क्या है बताइए? और जब हम क्रिया में बदलाव पहले ही कर दिए तो प्रेजेंट का हम लोग बेस फॉर्म सॉरी बेस में फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हैज और है, और परफेक्ट के लिए हम क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। बी का थर्ड फॉर्म क्या था? और क्रिया में हमारे पास आईएनजी तो है, किसके लिए? कंटिन्यूअस के। इधर ये पास्ट के लिए, हमारे पास पास्ट बनाने के लिए हम एक सहायक क्रिया इस्तेमाल करते थे, क्या चीज? याद है कि भूल गए? याद है ना? पास्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा? डिड। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्रिया में पहले ही क्या लगा दिए? आईएनजी। क्या लगा दिए? आईएनजी। अच्छा, जब हम क्रिया में आईएनजी बदल दिया तो हम पास्ट का हम वर्ब लिखेंगे। पास्ट का फर्स्ट फॉर्म का वर्ब क्या होता है? वाज और कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बात बताइए, हमारे पास परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? V3। और जब V3 हम परफेक्ट बना लिए तो पास्ट वाला फॉर्म इसके साथ क्या जोड़ देंगे? हम इसका थर्ड फॉर्म थोड़ी, इसका थर्ड फॉर्म जब पहले ही बना दिया तो इसका भी थर्ड फॉर्म बनाएंगे? नहीं, इसका हम क्या जोड़ दिए? हेड। एक बात बताइए, अब हमारे पास यहाँ पर भी तो क्रिया में क्या दिख रहा है? आईएन। परफेक्ट बनाने के लिए अभी हमने इस्तेमाल किया क्या चीज? और मेरे बच्चों कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना था? तो हैड प्लस बीन प्लस क्रिया में आईएन। टेंस समझ में आ रहा है? दूसरी चीज है, फ्यूचर के लिए हमें चाहिए था मॉड्यूल। क्या चाहिए था? तो हम क्या लिखेंगे? विलिया। 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 कोई दिक्कत है? कैन, कुड, मस्ट, माइट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, हमारे पास बी का बी तो हमारे पास कहने की अगर विल सेल आएगा तो बी का हमारे पास बेस फॉर्म आएगा ऑफ वर्ब। क्या आएगा? बेस फॉर्म ऑफ। तो इसलिए विल और सेल के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? बी। विल बी और कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब एक बात बताइए, हमारे पास अगर हम बी हमारे पास कौन सा फॉर्म था भाऊ? फर्स्ट फॉर्म। तो एक बात बताइए, हमारे पास एक और सेकेंड फॉर्म था इसका बी के साथ, क्या था भाऊ? विल और साइल तो साथ था ही था। हमारे पास क्या बनाने के लिए? फ्यूचर बनाने के लिए विल और सेल तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके साथ हमारे पास क्या चाहिए भाऊ? विल और सेल क्रिया के किस फॉर्म में आते हैं? बेस फॉर्म। अच्छा, यहाँ विल और सेल तो नहीं रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ फ्यूचर चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर इंडिफिनिट में आपने कभी भी देखा है विल बी और सेल बी? नहीं, हमें एक्चुअल में चाहिए क्रिया का बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? क्रिया का बेस फॉर्म। तो इसके विल और सेल के बाद क्रिया का बेस फॉर्म तो हमें वैसे भी देखने को मिल जाएगा। एक बात हमें बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो हमारे पास विल और सेल क्या दिखाएगा? फ्यूचर। और कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्रिया में आईएनजी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। और इसके साथ हमें क्या जोड़ देना है? क्रिया का बेस फॉर्म। तो विल बी और क्रिया में आईएनजी। बात समझ में आएगा? यहाँ पे हमारे पास पास्ट के लिए क्या? परफेक्ट सॉरी परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? क्रिया का थर्ड फॉर्म। और हमारे पास फ्यूचर बनाने के लिए विल या एक बात बताइए, फ्यूचर बनाने के लिए विल या सेल चाहिए तो हमारे पास बेस फॉर्म में तो पहले से किस फॉर्म में बदला हो चुका है। अब एक बात बताइए, हमारे पास परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए था? है।
क्या चाहिए था? हैव। और हैव परफेक्ट तो बना रहा था, लेकिन एक बात याद रखिए, विल और शैल के बाद बेस फॉर्म चाहिए था। हैज भी परफेक्ट बना रहा है और हैव भी क्या बना रहा है? हैज भी परफेक्ट बना रहा है, हैव भी क्या बना रहा है? लेकिन हमें विल के शैल के साथ चाहिए क्रिया का बेस फॉर्म, न कि फर्स्ट फॉर्म। तो बेस फॉर्म एक्चुअल में क्या था हमारे पास? तो आप लिखेंगे विल शैल हैव और क्रिया कौन सा फॉर्म? बात समझ में आई? अब क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए। यहां पे काम खत्म हो गया। यहां पे देखिए, हमारे पास विल शैल तो है, हमारे पास परफेक्ट के लिए क्या चाहिए मेरे बच्चों? चाहिए कि नहीं चाहिए? परफेक्ट के लिए नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पास विल शैल के साथ क्रिया का कौन सा फॉर्म चाहिए? बेस फॉर्म। तो विल शैल क्या हो गया? हैव। और हैव के बाद हमारे पास परफेक्ट बनाने के लिए हमारे पास बी का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? बीन। और हमारे पास क्रिया में पहले से ही क्या चीज है? आई एन। तो यही हमारे पास तो टेंस है। प्रेजेंट टेंस के लिए डू या डज, इज एम आर, हैज और हैव। हैज हैव के साथ क्या जोड़ देंगे? बीन। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कांटी। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कांटी। उसी तरह फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कांटी। तो ये हमारे पास यही तो टेंस है। इतना ही टेंस तो हमें पढ़ना है, जितना भी हम समय ले ले। तो हमने यहां तक तो पढ़ लिया। याद है कल हमने हैज हैव पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अब हमें आगे टेंस में क्या पढ़ना है? हैज हैव के साथ बीन। और एक बात बताए, इसमें समय का बोध होगा तो हमारे पास एक्चुअल में अलग चीज है। समय का बोध होना अलग चीज है। निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वो तो इसके लिए अलग से हम नोट्स लिखवा के बता देंगे। पर हमारे पास अगर पहचान के रूप में देखें ना बाबू, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होती है हैज हैव और क्रिया बीन। हैज और उसमें क्या देखने को मिलेगा? आई एन जी। इसको एक और दूसरे रूप से बताने की मैं कोशिश करूंगा जब आगे ग्रामर पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कि हैज हैव की क्या प्रोबेबिलिटी है, हैज हैव अपने बाद क्यों बीन लेता है और बी हमारे पास क्यों आईएनजी लेता है। बात समझ में आई क्या? इतनी सारी चीजें। और इसमें हम हर बार अब जब टेंस आपको पढ़ाएंगे ना, तो प्रीपोजिशन का यूज भी बताएंगे कि प्रीपोजिशन का यूज हमारे पास टेंस में किस तरह से किया जाता है। जैसे विथ का, ऑन का, एट का, बीइंग का, अलोंग का, इन सब सारी चीजों का। समझ में आई बातें? आपने लाइक का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के लिए नहीं देखा होगा। विथ का इस्तेमाल तो देखा है, लेकिन लाइक का इस्तेमाल आपने प्रीपोजिशन के तौर पर अभी तक नहीं देखा होगा। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम टेंस में पढ़ाएंगे। और ये अभी बताएंगे कि जब प्रीपोजिशन टेंस में किसी बीच में आ जाते हैं और उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, तो एक्चुअल में वो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब। इतनी बात समझ में आई? तो ये सब सारी चीजें हम यहाँ तक पढ़ ली हैं। तो कितनी चीज हमने देख ली? हमने देख ली मेरे बच्चों टेबल ऑफ वर्ब और टेबल ऑफ टेंस। ये हमारे पास टेबल ऑफ क्या है? टेबल ऑफ टेंस। टेंसेस लिखते हैं। बात समझ में आई क्या? इसके पहले हमने क्या देखा था? टेबल ऑफ वर्ब। तो दो चीजें इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी जानकारी लेंगे, एक या दो बार और देखेंगे ना, तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि टेंसेस ऑफ टेबल ऑफ टेंस और टेबल ऑफ वर्ब क्या है। बात समझ में आ गई? यहां तक हम इस क्लास को ओवर करते हैं, आगे और आपको बताया जाएगा। ठीक है, इजाजत है आप लोगों की, तो ओवर किया जाए।